हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ कैट जी। बच्चों, आज हम लोग हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। साथ ही साथ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और हीट ऑफ कंबशन। ठीक है, तो शुरू किया जाए। लेट अस स्टार्ट विथ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। तो एल्केन जो होता है उसके अंदर बॉन्ड आपको दिखाई देगा कार्बन कार्बन के बीच में और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। ठीक है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बॉन्ड में दोनों सेम एटम है और कार्बन हाइड्रोजन, इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस काफी कम होता है। अगर आप एक sp3 कार्बन लें तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा 2.5 एंड हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दोनों के बीच में काफी कम है। इसी वजह से इस बॉन्ड में, ठीक है, कोई भी पोलराइजेशन नहीं होता है। सो एल्केन कंटेन्स ओनली नॉन पोलर बॉन्ड्स। यही वजह है कि वंडरवॉल फोर्सेस जो होती हैं वो काफी वीक होती हैं और इसी के चलते आपको दिखाई देगा कि रूम टेम्परेचर पे लोअर एल्केन, जिसमें 1 से लेके 4 कार्बन तक होगा, वो गैस होंगी। 5 कार्बन से लेके 17 कार्बन तक के एल्केन लिक्विड होंगे और उससे हायर एल्केन जो है वो सॉलिड होंगे। एल्केन जो है वो कलरलेस और ओडरलेस होते हैं। ठीक है, इनमें कोई भी रंग नहीं होता, साथ ही साथ इनमें कोई महक भी नहीं होती। कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग बात करना चाहते हैं बॉइलिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट निर्भर करेगा कि वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कैसा है मॉलिक्यूल्स के बीच में और डाइपोल मोमेंट कैसा है। ठीक है, आपको पता है एल्केन के अंदर किसी भी बॉन्ड के अंदर, ठीक है, उसमें कहीं भी पोलैरिटी नहीं है, इसलिए डाइपोल मोमेंट 0 होगा। ठीक है, और वंडरवॉल फोर्स की बात की जाए तो ये प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। अच्छा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, ठीक है, और तकरीबन उतने ही न्यूट्रॉन। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वंडरवॉल फोर्स प्रोपोर्शनल होगा मोलर मास के। साथ ही साथ दो मॉलिक्यूल्स जितने एरिया पे इंटरेक्ट करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल्स, इस पे भी डिपेंड करेगा बॉइलिंग पॉइंट। अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो एक दूसरे से इंटरेक्शन ज्यादा होगा, वंडरवॉल फोर्स थोड़ा ज्यादा होगा, और अगर सरफेस एरिया कम हुआ तो इंटरेक्शन भी कम होगा, वंडरवॉल फोर्स भी कमजोर हो जाएगा। इन्हीं के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन विल इंक्रीज एज नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस। जितने ज्यादा कार्बन, ठीक है, उतना ज्यादा मोलर मास, उतना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उतना ही ज्यादा वंडरवॉल फोर्स। ठीक है, दूसरा बात हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगा, ब्रांचिंग बढ़ने के साथ सरफेस एरिया कम होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर ब्रांचिंग बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल जो है वो और ज्यादा स्फेरिकल होता जाएगा, उसका सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है वो कम होता जाएगा बाकी मॉलिक्यूल्स के साथ जो उसका कांटेक्ट है, और इसी के चलते ब्रांचिंग के बढ़ने से सरफेस एरिया कम होगा, दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्शन कम होगा, वंडरवॉल फोर्स कम होगा और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन भी कम हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन विल डिक्रीज एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस। कुछ क्वेश्चंस में इन्हीं कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करके देखा जाए। सो क्वेश्चन सेज अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आपके पास है नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन और मीथेन। ठीक है, यहां आपको दिखाई देगा नंबर ऑफ कार्बन चेंज हो रहा है। यहां 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 और 5। ठीक है, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा, इसका मतलब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा इंप्लाइज मोलर मास बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे। ठीक है, और इसका मतलब है वंडरवॉल फोर्स जो है वो बढ़ेगा, और वंडरवॉल फोर्स बढ़ेगा इसका मतलब है बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ठीक है, अगला बात किया जाए हम लोग ब्रांचिंग पे।
नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन को देखा जाए, ठीक है। आपने एक मिथाइल की ब्रांचिंग की तो क्या सरफेस एरिया कम हो गया? अगर दो दो मिथाइल का ब्रांचिंग हो गया, ठीक है, तो सरफेस एरिया और भी कम हो गया। इनफैक्ट नियोपेंटेन जो है इसका तो शेप स्फेरिकल हो जाएगा, ये पूरी तरह से सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये चारों CH3 एक जैसे हैं इस टेट्राहेड्रल कार्बन पे, ठीक है। तो इसके वजह से सरफेस एरिया कम हो जाएगा, सरफेस एरिया कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी आपको दिखेगा बॉइलिंग पॉइंट कम होता जा रहा है। रेफरेंस के लिए हमने बॉइलिंग पॉइंट लिख भी दिया है यहाँ पे, ठीक है। अगेन ये वैल्यूज आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए मैंने लिखा है, ठीक है। आगे चला जाए, नेक्स्ट हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट इस बात पे निर्भर करता है कि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितना बढ़िया पैक हो सकते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो पैकिंग एफिशिएंसी पे डिपेंड करती है, साथ ही साथ वो इस बात पे भी निर्भर करेगी कि वंडर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसा है, ठीक है। ये जो पैकिंग एफिशिएंसी है ये सिमेट्री पे डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा उतना उसको पैक करना एफिशिएंट होगा। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि अगर लेट से आपको अपना सूटकेस में कपड़े पैक करने हैं, ठीक है, अगर आप सभी कपड़े अच्छे से तह के रखेंगे तो ज्यादा कपड़े आ पाएंगे, वर्सेस आप रेंडमली उसमें फेंकते जाएं अगर कुछ कपड़े, तो ठीक है, तो वो बढ़िया से अरेंज नहीं होंगे, कम कपड़े ही अटेंगे गिवन सूटकेस में, ठीक है। यही चीज हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, यहां पे भी पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होता जाएगा, ठीक है, उसका जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट क्यों बढ़ता जाएगा? क्योंकि कम वॉल्यूम में अब ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके बीच में ज्यादा इंटरेक्शन होगा, ठीक है। आगे चला जाए, देखा जाए नियोपेंटेन। नियोपेंटेन हमने कहा कि ये पूरी तरह से सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो अगर ये सिमेट्रिकल है तो इसमें पैकिंग एफिशिएंसी जो है, पैकिंग एफिशिएंसी, सो वी विल कॉल दिस एज पैकिंग नीटा, ठीक है। ये पैकिंग एफिशिएंसी यहां हाई होगी। उसका अगर हम कंपैरिजन करें नॉर्मल पेंटेन से तो यहां कंपैरेटिवली कम सिमेट्री है, और अगर हम बात करें आइसोपेंटेन की तो यहां सबसे कम सिमेट्री है। सबसे कम सिमेट्री कैसे? आप देखिए ये वाला कार्बन देखिए, इस पे ये एक मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये वाला चीज इथाइल है, ठीक है, और यहां एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन लगा है, तो इसमें सिमेट्री सबसे कम है, और यही वजह है कि आपको मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर दिखाई देगा कि सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट नियोपेंटेन का, फिर नॉर्मल पेंटेन का, और सबसे कम आइसोपेंटेन का। रेफरेंस के लिए हमने वैल्यूज भी लिख दिया है, तो आपको दिखाई देगा नियोपेंटेन तकरीबन 100 केल्विन या 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है नॉर्मल पेंटेन से, ठीक है, और नॉर्मल पेंटेन का आइसोपेंटेन से तकरीबन 30 डिग्री ज्यादा है। तो आपको ये जो एबनॉर्मल 100 डिग्री सेंटीग्रेड का आपको मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस दिख रहा है ड्यू टू हाईली सिमेट्रिकल नियोपेंटेन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये नियोपेंटेन का केस जरूर से आप याद रखें। आगे चला जाए, कुछ और बातें कर ली जाए हम लोग मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। तो अगला बात है एल्केन विथ ऑड नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, पैक लेस टाइटली। ऐसा इसलिए होता है कि अगर मान लीजिए मेरे पास ऑड नंबर ऑफ कार्बन है, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, अगला वाला भी 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आपको दिखाई देगा ये जिगजैग में ये 1 और 5 के बीच में तो कम डिस्टेंस है, लेकिन 2 और 4 के बीच में ज्यादा डिस्टेंस हो गया, एज इफ इन दोनों को अगल बगल रखने में ज्यादा स्पेस वैकेंट रह जाएगा। कंपैरेटिवली एल्केन विथ इवन नंबर ऑफ कार्बन, इवन नंबर ऑफ कार्बन को अगर हम लोग देखा जाए तो 1 2 3 4 एंड देन अगेन 1 2 3 4,
यहां जितना गैप उतना ही गैप यहां भी, ठीक है। तो इनको पैक करना कंपैरेटिवली आसान है। अगेन जो मैंने जिग-जैग दिखाया है, एक्चुअल मॉलिक्यूल ऐसा नहीं होता है, ठीक है, लेकिन ये जिग-जैग हमको इस कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करेगा। अच्छा, यहां भी देखिए आपको मीथेन जो है वो काफी सिमेट्रिकल है, ठीक है। कार्बन और उसके टेट्राहेड्रल कार्बन पे आपको दिखाई देगा 4 हाइड्रोजन, तो ये हाईली सिमेट्रिकल है मीथेन, और इसी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो एबनॉर्मली हाई दिखाई देगा, ठीक है। अब हम लोग बात किया जाए कि हम लोग इवन नंबर ऑफ कार्बन वाले एल्केन को एक साथ कंपेयर करें, तो आप देखिए इथेन, ब्यूटेन, इथेन में 2 कार्बन, ब्यूटेन में 4 कार्बन, ठीक है। और अगेन ये लोग इवन नंबर ऑफ कार्बन रखते हैं, इसलिए ज्यादा एफिशिएंटली पैक होते हैं। तो जैसे जैसे अगर हम इथेन, ब्यूटेन, फिर यहाँ हेक्सेन, ऑक्टेन की बात करें, तो आपको दिखाई देगा कि मेल्टिंग पॉइंट जो है नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले ज्यादा निगेटिव था -172, फिर कम निगेटिव हो गया -135, फिर और कम निगेटिव होगा, फिर धीरे धीरे पॉजिटिव हो जाएगा। ऑड नंबर वालों की बात करें तो हमको कंपेयर करना चाहिए प्रोपेन, पेंटेन, ठीक है, हेप्टेन, इस तरह से। और इनमें आपको दिखाई देगा, इनमें भी नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने के साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट जो है ये आपको दिखाई देगा कि बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप इथेन को प्रोपेन से कंपेयर करें तो आपको दिखाई देगा यहां सिमेट्री है पैकिंग में, जो हम बात यहां कर रहे थे। तो यहां सिमेट्री है पैकिंग में इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले एल्केन में, जबकि ये ऑड नंबर ऑफ कार्बन वाला एल्केन है, यहां उतना बढ़िया पैकिंग नहीं हो पाया, ठीक है। इसीलिए आपको दिखाई देगा ये -172, दिस इज -188। मीथेन की हमने बात कर ही ली कि ये तो एक्सेप्शनली इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई दिख रहा है, ठीक है। एक्सेप्शनली हाई इन द सेंस एक कार्बन होने के बावजूद इसका मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शनली हाई है, ठीक है। ये देखिए -183 है, ये -188 था, ठीक है, जबकि इसके पास 3 कार्बन है, इसके पास तो एक ही कार्बन है। तो यहां एक्सेप्शनली हाई मेल्टिंग पॉइंट है ड्यू टू सिमेट्री, ठीक है। तो ये सिमेट्री की वजह से एक्सेप्शनली हाई मेल्टिंग पॉइंट रखता है। आगे चला जाए, कुछ हम लोग क्वेश्चन ट्राई किया जाए। सो क्वेश्चन सेज कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन विथ आइसोब्यूटेन, ठीक है। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन ये दोनों आइसोमर हैं। सबसे पहले बात की जाए बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, हम लोग यहां कहेंगे ब्रांचिंग। ब्रांचिंग जैसे ही बढ़ेगी, नॉर्मल से आप आइसो में जाएंगे, आपको दिखाई देगा बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है नॉर्मल ब्यूटेन का -0.4 और इसका होता है -10.2 डिग्री सेंटीग्रेड। बात करें अगर मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट को मतलब किससे है, सिमेट्री से, ठीक है। और आपको पता है कि आप आइसो बनाएंगे तो उसमें सिमेट्री कम हो जाएगी। यहां देखिए इस कार्बन पे 3 तो CH3 है और 1 H है, ठीक है। तो सिमेट्री आइसो स्ट्रक्चर में कम है और इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम है। अगर यही आप पेंटेन लिए होते तो आपको दिखाई देता कि नॉर्मल और उससे कम आइसो तो है, लेकिन नियो वाला जो है वो हाईली सिमेट्रिकल हो जाता, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाता। वो हम लोग देख चुके हैं पिछले स्लाइड में। अगला क्वेश्चन देखा जाए, दिस इज JEE एडवांस 2014 क्वेश्चन। क्वेश्चन इन द एग्जाम आस्क्ड कि आप नॉर्मल हेक्सेन का 2 या 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है, इसको एक कैटेगरी में रखा गया है। तो एक कैटेगरी है नॉर्मल हेक्सेन जिसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, अगली कैटेगरी है 2 या 3 जो भी आप समझें, ठीक है, एक मिथाइल का ब्रांचिंग वाला, और अगला कैटेगरी है 2 या 2 जो भी आप लेना चाहें जिसमें 2 मिथाइल का ब्रांचिंग है। और कंपेयर करना था मुझे बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो जेई वाले क्वेश्चन में सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पूछा था, हालांकि हम यहाँ मेल्टिंग पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। तो हम लोग यहाँ पहले बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए। बॉइलिंग पॉइंट में हमने क्या पढ़ा है, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगा, ठीक है, आपको बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा।
तो सबसे ज्यादा किसका होगा, नॉर्मल हेक्सेन वाले का, वर्सेस ठीक है 2 मिथाइल, 1 मिथाइल का अगर आप ब्रांचिंग कर दें यहां तो 2 मिथाइल पेंटेन का उससे कम, और सबसे कम 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन का, क्योंकि यहां 2 मिथाइल का ब्रांचिंग है। अगर आप बॉइलिंग पॉइंट देखें तो आपको ऑर्डर भी दिखाई देगा, ये है कुछ 70 डिग्री के करीब, ये है 60 डिग्री के करीब, और ये है 50 डिग्री के करीब। ठीक है, अगला हम लोग अगर इसमें भी जानना चाहें कि सबसे कम किसका है, तो सबसे कम है 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन का। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। मेल्टिंग पॉइंट ये हालांकि क्वेश्चन नहीं पूछा गया था जेईई के एग्जाम में, लेकिन फिर भी हम लोग डिस्कस कर लिया जाए। तो बॉइलिंग पॉइंट को मतलब किससे था, अगेन हम कहें ब्रांचिंग से, ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट को मतलब किससे होगा, सिमेट्री से। ठीक है, जहां सिमेट्री आपको दिख गई उसी का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, और यहां दिखाई देगा कि यहां नियोपेंटेन टाइप का केस नहीं हो पाएगा कभी भी, तो सिमेट्री कभी बहुत बढ़िया आ नहीं पाएगी। सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल कौन होगा, सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल यहां होने जा रहा है नॉर्मल हेक्सेन। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल कौन है, तो जिसमें इस कार्बन 2 पे मिथाइल का ब्रांचिंग है। ठीक है, तो ये 2 वैल्यू आप ध्यान रखिएगा। अदरवाइज अगर हम लोग ट्रेंड की बात किया जाए तो ट्रेंड यहाँ जो बॉइलिंग पॉइंट का है, ठीक है, वैसा ही तकरीबन मेल्टिंग पॉइंट का भी होगा, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट वाले में आपको दिखाई देगा ये -153, -118, -99, लेकिन ये वैल्यू -128 है। ठीक है, तो आपको अगेन मेल्टिंग पॉइंट का यही ट्रेंड तकरीबन दिखाई देगा, एग्जैक्टली यही नहीं मिलेगा। आपको बस 2 चीजें याद रखनी है, अगर आप याद रख सकते हो तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, नॉर्मल हेक्सेन का, और सबसे कम किसका होगा, सबसे कम होगा 2 मिथाइल पेंटेन का। ठीक है, बाकी वैल्यूज यहां लिखी हैं, अगर आप सारा याद रख सकते हो तो बहुत बढ़िया। आगे चला जाए, अगला हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी जिसकी चर्चा करेंगे वो है सॉल्युबिलिटी। हमें पता है कि जो भी मेरा एल्केन है वो एक नॉन पोलर सब्सटेंस है, और हमें पता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। यही वजह है कि ये लोग, कोई भी एल्केन इनसॉल्युबल होगा वाटर में, उसको हम लोग कहेंगे हाइड्रोफोबिक, वाटर से उसको, ठीक है, फोबिया है, दुश्मनी है उसकी पानी से, क्योंकि वाटर क्या है, पोलर, और ये क्या है, नॉन पोलर। हाँ, ये डिसॉल्व हो सकता है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, जैसे कि बेंजीन। ठीक है, आगे चला जाए, डेंसिटी की बात की जाए तो डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मास बढ़ता जाएगा, और नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने के साथ साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो बढ़ेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, वंडरवॉल फोर्स बढ़ेगा, इंटरेक्शन ज्यादा बढ़िया होगा 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में, और इसीलिए वॉल्यूम कम होता जाएगा। यानी हमने पता किया कि नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने के साथ साथ मास बढ़ेगा और वॉल्यूम कम होगा, दोनों वजहों से डेंसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी एज नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये हो गया बात फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन का। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन का अगर हम लोग बात करें तो तकरीबन जो ट्रेंड मुझे एल्केन में देखने को मिला वैसा ही ट्रेंड मुझे एल्कीन में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने के साथ वंडरवॉल फोर्स बढ़ता जाएगा, तो लोअर जो एल्कीन होंगे वो रूम टेम्परेचर पे गैस होंगे जिनमें कार्बन 1 से 3 है। नंबर ऑफ कार्बन और बढ़ जाए, 4 से 17 हो जाए तो ये लिक्विड हो जाएंगे, और 17 ऑनवर्ड सॉलिड होंगे एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, अगला बात, सारे के सारे एल्कीन भी कलरलेस होते हैं। ठीक है, सभी ओडरलेस भी होते हैं एक्सेप्ट इथीन जिसका फेंट स्वीट स्मेल होता है। अगेन ये नॉन पोलर हैं और इसीलिए इनसॉल्युबल इन वाटर होंगे, सॉल्युबल इन, ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होंगे। अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो अगेन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पे, साथ ही साथ वो डिपेंड करेगा डाइपोल मोमेंट पे। अब एल्कीन में, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकता है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हो सकता है,
और सिस और ट्रांस का म्यू डिफरेंट हो सकता है। यही वजह है कि आपको बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा अलग मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट को मतलब है सिमेट्री से, और आपको पता है ट्रांस जो एल्कीन होगा वो ज्यादा सिमेट्रिकल होगा सिस एल्कीन से। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हम लोग कुछ बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का बात कर लिया जाए। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज एज मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस। सिमिलरली मेल्टिंग पॉइंट ये भी इंक्रीज करेगा एज मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट दोनों इंक्रीज होगा। अगला, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी। ब्रांचिंग बढ़ेगी तो जो आपका शेप है वो और ज्यादा स्फेरिकल होता जाएगा, सरफेस एरिया कम होता जाएगा, बिल्कुल एल्केन के ही तरह। कुछ हम लोग बात कर लें फॉर एग्जांपल प्रोपीन और फिर ब्यूटीन की। तो प्रोपीन में 3 ही कार्बन है, ठीक है, और यही वजह है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही सबसे कम होगा। अब ब्यूटईन के अंदर ये हो सकता है या तो ब्यूट 1इन या ब्यूट 2इन। ठीक है, ब्यूट 2इन में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, इसीलिए सिस और ट्रांस भी हो सकता है। अब हम लोग सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट में आपको ध्यान देना है सिस और ट्रांस के बीच में आपको दिखाई देगा कि सिमेट्री की वजह से डाइपोल मोमेंट ट्रांस ब्यूट 2इन में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये sp2 कार्बन और ये sp3 कार्बन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कैसे होगा, CH3 का तो वैसे भी प्लस आई इफेक्ट होता है, तो यहाँ पॉजिटिव और इधर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे, यहाँ पे ऐसे दिखाएंगे हम लोग, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रांस ब्यूट 2इन का म्यू 0 है। ठीक है, आगे चला जाए, म्यू 0 होने की वजह से ही इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम रह जाएगा। सिस ब्यूट 2इन में डाइपोल मोमेंट कैंसिल नहीं होगा, म्यू विल बी नॉन जीरो, और इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है। ठीक है, और आगे चला जाए, जब हम लोग मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे होंगे तो हमको दिखाई देगा कि ट्रांस ब्यूट 2इन ज्यादा सिमेट्रिकल है, इसलिए इसका पैकिंग एफिशिएंसी बेटर होगा। ये ज्यादा सिमेट्रिकल है, बेटर पैक होगा, कम वॉल्यूम में ज्यादा मॉलिक्यूल्स अट जाएंगे, और इसी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट आपको दिखाई देगा कुछ -105, जबकि इसका दिखाई देगा -139। ठीक है, तो सिस जो है उसमें पैकिंग एफिशिएंसी रिलेटिवली खराब होगी। तो ये कंपैरिजन सिस और ट्रांस के बीच में आप ध्यान रखिएगा। अगला हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। थोड़ी सी बात फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइन की भी मैं कर लूं तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइन बिल्कुल वैसा ही है जैसा एल्केन और एल्कीन में जो ट्रेंड दिखा था वैसा ही एल्काइन में है, कुछ खास है नहीं पढ़ाने लायक। ठीक है, आप एनसीईआरटी में एक बार खुद से देख लीजिएगा। हम लोग अगला चीज पढ़ते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है क्या? It is the amount of heat energy released when H2 is added in an unsaturated compound. कोई भी मेरे पास unsaturated compound है, लेट्स से मेरे पास एक एल्कीन है CnH2n, ठीक है, और उसमें मैं H2 ऐड कर दूं, H2 ऐड कर दूंगा तो मुझे एल्कीन से क्या मिल जाएगा, एल्केन। तो एल्कीन का मैं हाइड्रोजिनेशन कर दूं, लेट्स से H2 ओवर निकल्स एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मुझे एल्कीन से एल्केन मिल जाएगा। ठीक है, अब इस प्रोसेस में क्योंकि एल्कीन जो है वो कम स्टेबल है, इसीलिए उसका एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। एल्केन जो है वो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, इसीलिए उसका पोटेंशियल एनर्जी कम है। क्योंकि मैं हाई एनर्जी एल्कीन से लो एनर्जी एल्केन प्रोडक्ट बना रहा हूं, यानी ऐसे रिएक्शन में जरूर से हीट बाहर निकली होगी, हीट इवॉल्व होगी, और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन हमेशा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। मुझे पता होता है कि डेल्टा H इज निगेटिव, ठीक है, और कन्वेंशन के हिसाब से हम लोग ये निगेटिव में नहीं बोलते, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की सिर्फ वैल्यू कहते हैं
हालांकि हमको पता है कि ये वैल्यू हमेशा निगेटिव ही होगी। ठीक है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बारे में कुछ रूल हम लोग पढ़ लिया जाए। पहला रूल है कि जितने ज्यादा डबल बॉन्ड, ठीक है, उतना ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अरे एक एल्कीन में एक डबल बॉन्ड में आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे, ठीक है, तो हीट मिलेगी। और अगर ऐसे 15 ठो डबल बॉन्ड हो मॉलिक्यूल के अंदर, इसका मतलब और ज्यादा एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग बात किया जाए, इफ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इज सेम, ठीक है, एंड ऑल्सो सेम प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज ऑब्टेन्ड, देन HOH इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई स्टेबिलिटी। ठीक है, और रूल 2, मोर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड मोर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड बढ़ाने के साथ साथ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बढ़ जाता है। अगर डबल बॉन्ड की संख्या, ठीक है, बराबर है दो कंपाउंड्स में, तो उन दोनों कंपाउंड्स में जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी कम होगा। देखा जाए ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस एग्जांपल के थ्रू हम लोग उस पॉइंट को समझा जाए। ठीक है, लेट्स से मेरे पास 3 एल्कीन है, सिस ब्यूट 2इन। ठीक है, यहां ये दोनों CH3 जो हैं ये सिस हैं, ट्रांस ब्यूट 2इन, दोनों CH3 आपको ट्रांस दिखाई देगा, और ब्यूट 1इन। ठीक है, तो ब्यूट 1इन, अगर इन तीनों का हम हाइड्रोजनेशन करें तो बेसिकली हम पाई बॉन्ड तोड़ के हाइड्रोजन लगा देंगे। तीनों ही का हाइड्रोजनेशन जब हम करेंगे H2 ओवर निकल सरफेस एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, इसी को हम लोग सेबेटियर-सेंड्रेंस रिएक्शन भी कहते हैं। तो इन तीनों के हाइड्रोजनेशन से मुझे एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, N ब्यूटेन। ठीक है, अब हम लोग बात किया जाए इसमें एल्कीन के स्टेबिलिटी का। जो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। स्टेबल एल्कीन यानी कि उसका पोटेंशियल एनर्जी कम, और अनस्टेबल एल्कीन यानी कि उसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा। ठीक है, इनसे लेकिन बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो सेम है, N ब्यूटेन। ठीक है, तो जितना अनस्टेबल एल्कीन होगा ये गैप ज्यादा होगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा। जितना ही ये स्टेबल होगा उतना ही ये गैप कम होगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि स्टेबल एल्कीन का मतलब होगा HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम। अनस्टेबल एल्कीन का मतलब होगा HOH ज्यादा। ठीक है, तो जब एल्कीन से बनने वाला प्रोडक्ट सेम है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ये तीनों में 1 है, बराबर है, उस केस में जो मेरा HOH है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी के। जो स्टेबल एल्कीन होगा उसका HOH कम, जो अनस्टेबल एल्कीन होगा उसका HOH ज्यादा। अब इन तीनों एल्कीन का मुझे HOH कंपेयर करना है। देखा जाए, सबसे पहले इसको देखिए, क्या यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन है? इस वाले में 3 + 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसमें भी 3 + 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है। अब सिस और ट्रांस में, ट्रांस जो है ये सिमेट्रिकल है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है इसीलिए इसका स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा है। ठीक है, जबकि सिस ब्यूट 2इन ये अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल कह रहा हूं मैं तो इसको कहूंगा अनसिमेट्रिकल। ये अनसिमेट्रिकल है इसीलिए इसका, ठीक है, स्टेबिलिटी भी कम है, ये अनस्टेबल है। तो इन तीनों में देखा जाए सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन है? ब्यूट 1इन। सबसे ज्यादा अनस्टेबल ब्यूट 1इन, क्योंकि इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। सिस और ट्रांस में ट्रांस जो है ये स्टेबल है क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। ठीक है, और सिस ब्यूट 2इन इन दोनों के बीच में। अब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का अगर आप रिलेशन देखें तो सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका होगा? ब्यूट 1इन का, उसके बाद सिस ब्यूट 2इन का, और सबसे कम ट्रांस ब्यूट 2इन का। अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू की बात करूं तो ये वैल्यूज हैं इन किलो जूल पर मोल
-126 मैंने बात ही की थी पहले ही कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमेशा निगेटिव होगा, हालांकि बाई कन्वेंशन हम लोग निगेटिव साइन के साथ नहीं बोलते। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे अधिक किसका, ठीक है, ब्यूट 1इन का, जो कि सबसे अनस्टेबल है, ये वैल्यू है 126, ठीक है। उसके बाद सिस ब्यूट 2इन का 118 और सबसे कम ट्रांस ब्यूट 2इन का 114.5। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल है उसका HOH सबसे कम है, ठीक है। अगेन ये वैल्यूज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे चला जाए, कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाए। हमें क्या पता है, हमें HOH ज्यादा होगा, ठीक है, फॉर अनस्टेबल एल्कीन। तो जो अनस्टेबल एल्कीन होगा उसका HOH ज्यादा होगा, ठीक है। इन दोनों एल्कीन को देखिए, क्या ये वाला एल्कीन और ये वाला एल्कीन दोनों का हाइड्रोजिनेशन करने पे आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, ऐसा। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, यहां देखा जाए तो क्या ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है और ये वाला डाई सब्स्टिट्यूटेड है? क्या यहां नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 4 है? क्या यहां नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 7 है? तो ये मोर स्टेबल है। तो जो अनस्टेबल होगा उसका HOH ज्यादा होगा, सो दिस विल बी द आंसर। अगला देखा जाए, यहां मुझे HOH कंपेयर करना है और HOH पर डबल बॉन्ड भी कंपेयर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले HOH की बात कर लिया जाए। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, जितने ज्यादा पाई बॉन्ड उतना ज्यादा HOH। यहां 2 पाई बॉन्ड है, यहां तो एक ही है, यहां एक है, यहां एक है, यानी सबसे ज्यादा HOH किसका होने जा रहा है, A का। फिर उसके बाद, ठीक है, इन तीनों में डबल बॉन्ड तो एक ही है और यहां हमने देखा भी था अभी। तो यहां रिलेशन क्या होगा, ब्यूट 1इन, उसके बाद सिस ब्यूट 2इन और सबसे कम ट्रांस ब्यूट 2इन। तो BCD का रिलेशन अभी हमने डिस्कस किया था। अगर मुझे HOH पर डबल बॉन्ड पूछ ले तो यहां देखिए, ये जो दोनों पाई बॉन्ड हैं ये रेजोनेंस में, इट विल हैव सम रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। लेट्स से रेजोनेंस एनर्जी इज 8 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो एक डबल बॉन्ड पे जो एनर्जी होता, HOH होता, उसका हम दुगना करेंगे लेकिन रेजोनेंस एनर्जी को घटा भी देंगे, ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी बेसिकली रेजोनेंस की वजह से मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी आ रही है और जितना स्टेबल होगा उतना HOH कम हो जाएगा, ठीक बात है। तो यहां आपको दिखाई देगा कि ये जो भी वैल्यू है उसमें से रेजोनेंस एनर्जी कम होगी, ठीक है। तो अगर इस डबल बॉन्ड का अगर मैं HOH कहूं X, एक डबल बॉन्ड का ब्यूट, लेट्स से 1इन का अगर X होता तो इसका होगा X, इसका भी होगा X, लेकिन साथ ही साथ दिस विल बी 2x - 8, ठीक है। और यही वजह है कि आपको यहां दिखाई देगा कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो जाएगा, ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम हो जाएगा किसका, A का, ठीक है। अगेन BCD का रिलेशन तो सेम होगा, तो दिस विल बी BCD और सबसे पीछे चला गया A क्योंकि A में रेजोनेंस एनर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए अब। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कंपेयर HOH एंड HOH पर डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहां मुझे कुछ डेटा की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। मुझे पता होना चाहिए कि तकरीबन HOH, ठीक है, एक पाई बॉन्ड का HOH होगा HOH ऑफ 1 पाई बॉन्ड, ये वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 120 किलो जूल पर मोल। और रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन जो है, ठीक है, ये रेजोनेंस एनर्जी है 152 किलो जूल पर मोल। और रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है, जो इस मॉलिक्यूल की है, ये रेजोनेंस एनर्जी है 10 किलो जूल पर मोल के करीब, ठीक है। अब देखा जाए यहां HOH कितना हो जाएगा,
यहाँ तो कोई रेजोनेंस नहीं है, तो यहाँ HOH होगा कितना, HOH विल बी 120 किलो जूल पर मोल। यहाँ कितना होगा, तो दिस विल बी 120 इंटू 2 और -10 करना पड़ेगा मुझे, तो नेट कितना हो गया HOH यहाँ, दिस इज 240 - 10, so this is 230 किलो जूल पर मोल। और यहाँ कितना होगा, तो यहाँ तो 3 पाई बॉन्ड है, so this will be 120 into 3, लेकिन रेजोनेंस एनर्जी मुझे माइनस भी करना पड़ेगा, माइनस कितना करेंगे हम, 152 किलो जूल, so this is 360 minus 152, so this is 208 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये पॉइंट समझ में है। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि यहाँ HOH क्या होगा, तो यहाँ सिंपली मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, इसका मतलब HOH ज्यादा है, ऐसा अप्लाई मत कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ एक एक्स्ट्रा फैक्टर भी है रेजोनेंस एनर्जी का। यहाँ तो रेजोनेंस एनर्जी बहुत कम है, आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कह सकते हैं कोई रेजोनेंस नहीं है, तकरीबन कोई रेजोनेंस नहीं है। ठीक है, और आपको ट्रेंड सेम मिलेगा, लेकिन बेंजीन एरोमेटिक मॉलिक्यूल है और इसमें एरोमेटिसिटी की वजह से एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबिलिटी है, आप इस 152 को नेग्लेक्ट नहीं कर दीजिएगा। ठीक है, खैर HOH की बात कर ली जाए तो HOH यहाँ आएगा 120, 230 एंड 208। सो आंसर विल बी, सबसे ज्यादा HOH किसका आया, सबसे ज्यादा HOH आया B का, फिर किसका आया C का, और उसके बाद आया, ठीक है, A का। ये C पीछे क्यों चला गया है, इसकी वजह क्या है, एरोमेटिसिटी ऑफ बेंजीन। ठीक है, आगे बात किया जाए HOH पर डबल बॉन्ड। अगर पर डबल बॉन्ड करना है मुझे, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, 120 डिवाइडेड बाई 1, दिस विल बी 230 डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस विल बी 115, और यहाँ 208 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि यहाँ 3 डबल बॉन्ड है, दिस वैल्यू विल बी 6 टाइम्स एंड देन दिस इज 28, 9 ले सकते हैं 27, so this is 69, 120, 115 and 69, और यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, HOH पर डबल बॉन्ड का तो सबसे ज्यादा होगा A का, फिर होगा B का, और सबसे कम होगा C का। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला चला जाए, नेक्स्ट हम लोगों को कंपेयर करना है HOH, ठीक है, सिस साइक्लो ऑक्टइन का और ट्रांस साइक्लो ऑक्टइन का। ये जो सिस और ट्रांस है उसको ऐसे भी बना के पूछा जा सकता है, आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो खाली है उधर से बाहर की तरफ निकालिए, ये 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये एक हाइड्रोजन है और ये वाला एक हाइड्रोजन है। ठीक है, ये चीज समझ में आया। तो ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे ट्रांस है, क्योंकि दोनों जो रिंग के CH2 हैं, ठीक है, ये रिंग का CH2, ये रिंग का CH2, ये भी आपको ट्रांस दिख रहा है, दोनों हाइड्रोजन भी ट्रांस दिख रहा है। यहाँ रिंग वाले CH2 को देखिए, इसको देखिए, ये सिस दिखेगा, आप सिर्फ इतने हिस्से को देखिएगा। ठीक है, यहाँ सिर्फ इतने हिस्से को देखिएगा, ये डबल बॉन्ड और उसके अगल बगल। ठीक है, तो ये सिस है और ये ट्रांस है। अब सिस और ट्रांस की बात कर ली जाए, ठीक है, तो सिस और ट्रांस पॉसिबल होगा साइक्लोएल्कीन में, तो साइक्लोएल्कीन शोज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, या हम कहें कि ट्रांस बनना ही शुरू होगा इफ मोर देन 8 कार्बन, तो 8 या 8 से ज्यादा कार्बन होंगे तभी ट्रांस बन ही पाएगा। अगर इससे छोटा है, लेट्स से अगर मैं 6 कार्बन का रिंग बनाऊं तो यहां सिर्फ सिस बन सकता है, ट्रांस बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, 5 साइड का, 6 साइड का, इनमें सिर्फ और सिर्फ सिस बना सकते हैं आप, ट्रांस नहीं बना सकते। ठीक है, और इसी बात को अगर हम आगे एक्सटेंड करें तो हम ये भी कहेंगे इफ 8 कार्बन टू 11 कार्बन। ठीक है, यहां पे क्या होगा, यहां पे आपको दिखाई देगा सिस ज्यादा स्टेबल है ट्रांस से, और 11 कार्बन से ज्यादा अगर है आपके पास, ठीक है, तो उस केस में आपको दिखाई देगा कि ट्रांस ज्यादा स्टेबल है सिस से। तो यहां इसी कॉन्सेप्ट को हमें अप्लाई करना है।
मुझे पता है सिस जो है ये स्टेबल है और ट्रांस जो है रिलेटिवली अनस्टेबल है, और जो अनस्टेबल होता है उसी का तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी ज्यादा आता है। ठीक है, फाइनली जब आप इसको हाइड्रोजनेट कर देंगे तो आपको साइक्लोऑक्टेन मिल जाएगा, दोनों से सेम प्रोडक्ट है, तो जो ज्यादा अनस्टेबल, ठीक है, उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा। नेक्स्ट यहां बात किया जाए तो यहां नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं गिन लिया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 कार्बन है। क्या 11 कार्बन से ज्यादा हैं यहां? और इनमें भी सिस ट्रांस की बात कर ली जाए तो आप यहां देखिए, ये हाइड्रोजन निकाल दिया, ये हाइड्रोजन निकाल दिया, ये क्या है, सिस है। यहां देखा जाए एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। अगर आप CH2 को देखना चाहते हैं तो देखिए एक CH2 इधर, एक CH2 इधर जा रहा है, और इसमें ये दोनों CH2 जो हैं वो एक ही तरफ जा रहे हैं, तो ये सिस है और ये ट्रांस है। यहां पे सिस और ट्रांस में बात करें तो ज्यादा स्टेबल कौन है, ट्रांस, ठीक है, तो ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल है। जो अनस्टेबल है उसका HOH ज्यादा होगा, ठीक है, तो ये आपको HOH मिल जाएगा। ठीक है, आगे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कंपेयर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन फॉर ब्यूट-1-ene, cis-but-2-ene एंड trans-but-2-ene, और लास्ट आइसोब्यूटाइलीन। तो इनके स्ट्रक्चर लिख लिए जाएं, दिस इज CH2 CH CH2 CH3 CH3 CH CH CH3 trans CH3 CH CH CH3 and isobutylene CH2 C CH3 CH3। ठीक है, अब मुझे A B और C इनके बीच तो ट्रेंड मुझे पहले से ही पता है, ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ट्रेंड क्या होगा, A मोर देन B मोर देन C। लेकिन ये जो आइसोब्यूटाइलीन है, आप देखिए कि इसके हाइड्रोजनेशन से बनने वाला प्रोडक्ट ये एन ब्यूटेन नहीं है, ये तीनों तो एन ब्यूटेन बनाएंगे, ठीक है, लेकिन यहां से एन ब्यूटेन नहीं मिलेगा, आपको आइसोब्यूटेन मिलेगा। तो हाइड्रोजनेशन से बनने वाला प्रोडक्ट सेम नहीं है, ठीक है, और यही वजह है कि आप सिंपली स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन को नहीं रख सकते और आपको यहां पे फाइनली वैल्यूज याद ही करना पड़ेगा। और एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ये हैं, इसका है 126, दिस इज 118.5 114.5, ये वैल्यूज हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एंड दिस इज 117.8, यानी ये जो D है वो B और C के बीच में है, ठीक है, तो ये यहां पे इन दोनों के बीच में आता है, दिस यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या होगा, तो B और C के बीच में आ जाएगा कौन, D। ये है फाइनल आंसर, और ये फाइनल आंसर आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई और उपाय नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन रिपीट हो तो आपको पता होना चाहिए कि क्या आंसर है। आगे चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज ऑर्डर ऑफ HOH एंड ऑर्डर ऑफ HOH पर रिंग, ठीक है, यहां भी हम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो हम पिछली बार बेंजीन में लगा के देख के आए हैं। तो देखा जाए, रेजोनेंस एनर्जी मैंने जानबूझ के यहां सबका आपको दे दिया है, एग्जाम में रेजोनेंस एनर्जी आपको दिया नहीं होगा, ठीक है, फिर भी चलिए यहां रेजोनेंस एनर्जी मैंने दे दिया, आप उस रेजोनेंस एनर्जी का डेटा इस्तेमाल करिए और आंसर निकाल के दिखाइए, ठीक है। क्या करेंगे आप बताएंगे कि एक डबल बॉन्ड होता तो उसका HOH आता कितना, 120 किलो जूल पर मोल। यहां HOH कितना आएगा, HOH विल बी 3 टाइम्स 120 और माइनस रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन, तो 152 आप घटा देंगे, यानी 360 में से आप 152 घटा के बताएंगे HOH इज 208 किलो जूल पर मोल, ठीक है। यहां पे देखा जाए, इसमें आप क्या बताएंगे, तो यहां डबल बॉन्ड कितने हैं, तो यहां डबल बॉन्ड थे 1 2 3,
यहाँ डबल बॉन्ड कितने हैं, तो 1 2 3 4 5। यहाँ HOH कितना होगा, तो यहाँ HOH होगा 5 टाइम्स 120 और रेजोनेंस एनर्जी आप यहाँ घटा देंगे 255, तो 5 टाइम्स 120 इज 600, 600 में से 255 आप घटा देंगे, ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस वैल्यू इज 345, ठीक है। यहां देखा जाए एंथ्रासीन, यहां नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, सो दिस वैल्यू इज 7 इंटू 120, ठीक है, 7 इंटू 120 हो जाएगा आपका 840 और रेजोनेंस एनर्जी आप घटा देंगे 347, ठीक है, तो 347 यहां से घटा दिया जाए तो ये तकरीबन ये गैप अगर मैं नेग्लेक्ट कर दूं तो ये हो जाता है 500, एग्जैक्टली कहा जाए तो 493, ठीक है। यहां पे देखा जाए यहां नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, तो 1 2 3, ठीक है, ये 4 5 6 7, यहां भी पाई बॉन्ड 7 है, तो दिस विल बी 840 और आप रेजोनेंस एनर्जी घटा देंगे कितना 381, तो ये वैल्यू आ जाएगा कितना 381 घटाने के बाद, तो दिस इज 9 5 एंड 4, ठीक है, 459। अब ये वैल्यूज आपके सामने लिखी हुई है HOH की, आप इनके हिसाब से अरेंज कर लीजिए, तो सबसे ज्यादा वैल्यू कहां दिख रही है आपको, C में, फिर D में, तो आंसर विल बी C D एंड देन B एंड देन A। ये बात हो गई HOH की। अगर HOH पर रिंग पूछ लिया तो यहां एक रिंग है, दिस वैल्यू विल बी 208, ये वैल्यू यहां दो रिंग है, 2 से डिवाइड हो जाएगी, दिस विल कम आउट टू बी 172 या 173 जो मन हो लिख लीजिए, यहां 3 रिंग है, सो दिस विल कम आउट टू बी 1 6 एंड 4, ये वैल्यू ये भी 3 से डिवाइड होगी, दिस विल बी 153, ठीक है, और इसके हिसाब से अगर लिखा जाए तो सबसे कम कौन है, ये वाला वैल्यू, फिर ये और सबसे ज्यादा ये, तो यहां आंसर होगा HOH पर रिंग, तो HOH पर रिंग आ जाएगा आपको, ठीक है, दिस इज A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D, ठीक है, तो ABCD ये यहां आपको ट्रेंड मिल जाएगा। अगेन ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप रेजोनेंस एनर्जी आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी एग्जाम में आपको नहीं दिया होगा। आगे चला जाए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन का कॉन्सेप्ट भी हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जैसा ही है, ठीक है, समझा जाए यहां क्या हो रहा है। सो हीट ऑफ कंबशन होता क्या है, इट इज द हीट ऑब्टेन्ड व्हेन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इज बर्न्ड कंप्लीटली इन एक्सेस ऑफ एयर या ऑक्सीजन, ठीक है, अगर आपके पास कोई भी हाइड्रोकार्बन है CXHY, आप उसको बर्न करेंगे तो कार्बन सारा का सारा कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में और हाइड्रोजन सारा का सारा H2O में। जब आप इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ कार्बन X है इसीलिए CO2X आएगा, ठीक है, हाइड्रोजन Y है और इसीलिए H2O Y/2 हो जाएगा। और अब ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाए, ऑक्सीजन हियर विल बी 2X प्लस Y/2 और यहाँ O2 लिया है इसीलिए इसका हाफ हो जाएगा, तो 2X का आधा X और Y/2 का आधा Y/4। सो दिस इज द बैलेंस्ड रिएक्शन। अगर हम बात करें यहाँ, ठीक है, हीट ऑफ कंबशन की, तो देखिए कंबशन में हीट क्यों मिल रहा है भाई, जितना कार्बन, ठीक है, और अगर ये कोई एक पर्टिकुलर तरह की चीज है, लेट्स से एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो इसका एक गिवन, ठीक है, होमोलॉगस सीरीज का फॉर्मूला होगा, एल्केन है तो लेट्स से CnH2n+2, ठीक है, यानी जितना ज्यादा कार्बन उतना ही ज्यादा हाइड्रोजन भी होगा, जितना ज्यादा कार्बन उतना ज्यादा CO2 बनेगा, जितना ज्यादा हाइड्रोजन उतना ज्यादा H2O बनेगा। यानी अगर मैं कार्बन की संख्या बढ़ा दूं तो क्या बनने वाला CO2 और H2O का मोल बढ़ जाएगा, और जितना ज्यादा CO2 और H2O बनेगा उतना ज्यादा हीट मुझे मिलेगा। इसीलिए मैं कह सकता हूं मोर नंबर ऑफ कार्बन यानी ज्यादा हीट ऑफ कंबशन। अगला बात, अगर मेरे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिए हों, तो अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर में ज्यादा स्टेबल मैं लूंगा तो हीट ऑफ कंबशन जो है वो कम मिलेगा।
बिल्कुल सेम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जैसा कॉन्सेप्ट। तो यहां भी हम कह सकते हैं कि HOC इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई स्टेबिलिटी। ठीक है, आगे चला जाए, कुछ क्वेश्चन लगाया जाए। सो क्वेश्चन सेज कंपेयर हीट ऑफ कंबशन। ठीक है, देखा जाए पार्ट ए, जितना ज्यादा कार्बन उतना ज्यादा हीट ऑफ कंबशन। यहां 6 कार्बन है, तो दिस इज C6H12, और ये क्या है 5 कार्बन है C5H10। जितना ज्यादा कार्बन उतना ज्यादा हीट ऑफ कंबशन, ऑर्डर विल बी दिस। नेक्स्ट बी पार्ट देखा जाए, यहां पे देखा जाए यहां कितने कार्बन है, तो जवाब है 6, तो दिस इज C6H12, और इसको कहा जाए तो ये है C4H8। जितना ज्यादा कार्बन उतना ज्यादा हीट ऑफ कंबशन, सिंपल रूल। नेक्स्ट यहां पे देखिए ये दोनों एक ही चीज है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। क्या अंतर है कि यहां ये दोनों पाई बॉन्ड रेजोनेंस में है, ठीक है, और यहां रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। तो यहां कुछ ना कुछ रेजोनेंस एनर्जी मिलेगी, रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइजेशन मिलेगा। ठीक है, अगेन रेजोनेंस एनर्जी विल बी अप्रोक्सीमेटली 10 किलो जूल पर मोल। ठीक है, यहां कोई भी आपको रेजोनेंस एनर्जी नहीं मिलेगी क्योंकि कोई भी रेजोनेंस है नहीं। ठीक है, इसीलिए इन दोनों आइसोमर्स में, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो नहीं है, लेकिन ये दोनों आइसोमर में ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है। जो अनस्टेबल है, ठीक है, उसका हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होगा। ये स्टेबल है रेजोनेंस की वजह से, तो ये स्टेबल है और इसीलिए इसका हीट ऑफ कंबशन कम हो गया। आगे चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए मुझसे पूछ रहा है हीट ऑफ कंबशन पर CH2। ठीक है, तो यहां मुझे हीट ऑफ कंबशन पर CH2 बताना है। दिस ऑल हैव द सेम जनरल फॉर्मूला CnH2n, यानी मैं इसको लिख सकता हूं CH2n टाइम्स। ठीक है, ये क्या है C3H6, ये है C4H8, C5H10 एंड C6H12। मुझे तो पर CH2 बताना है। ठीक है, तो अगर पर CH2 बताना है तो मैं ये कहूंगा कि यहां रिंग स्ट्रेन ज्यादा है। ठीक है, रिंग स्ट्रेन ज्यादा है और इसीलिए पर CH2, ठीक है, इसका हीट ऑफ कंबशन ज्यादा, यहां उससे कम, और इस रिंग में तो कोई स्ट्रेन नहीं होता है। ठीक है, आप साइक्लोहेक्सेन पढ़े होंगे, आप पढ़े होंगे कि वहां टॉर्शनल स्ट्रेन, ठीक है, और दूसरा एक्लिप्सिंग स्ट्रेन, ठीक है, ये दोनों ही 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहां स्टेरिक स्ट्रेन या एक्लिप्सिंग स्ट्रेन या टॉर्शनल स्ट्रेन, ठीक है, ये सब के सब 0 हो जाएंगे। तो यहां रिंग स्ट्रेन 0 है, और साइक्लोप्रोपेन छोटा रिंग है, यहां रिंग स्ट्रेन सबसे ज्यादा है। ठीक है, और पर CH2 का यही ऑर्डर होगा। अगर आपको पर CH2 नहीं दिया होता, आपको सीधे H हीट ऑफ कंबशन पूछ लेता, तो ऑर्डर आप रिवर्स बताते, क्योंकि यहां C3 3 कार्बन है, यहां 4 कार्बन है, यहां 5 कार्बन है और यहां 6 कार्बन है। तो हीट ऑफ कंबशन का ये ऑर्डर होगा, लेकिन हीट ऑफ कंबशन पर CH2 का ऑर्डर उल्टा होगा। हीट ऑफ कंबशन पर CH2 आप रिंग स्ट्रेन के बेसिस पे बताएंगे। यहां चला जाए इस वाले में, यहां भी देखा जाए ये C6H12 है, यहां भी 6 कार्बन है, ये भी C6H12 है, C6H12 है, C6H12 है। नंबर ऑफ कार्बन सब में बराबर है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन अगर बराबर हैं तो फिर से अगर आपको पर CH2 पूछे या हीट ऑफ कंबशन पूछे, दोनों ही केस में आपका आंसर रिंग स्ट्रेन के बेसिस पे होगा। और रिंग स्ट्रेन के बेसिस पे आप कहेंगे यहाँ 3 साइड का रिंग, 4 साइड का रिंग, 5 साइड का रिंग, और ये वाले रिंग में कोई स्ट्रेन नहीं। ठीक है, तो यहाँ हीट ऑफ कंबशन और हीट ऑफ कंबशन पर CH2 दोनों का ही ऑर्डर यही होगा। ठीक है, आगे चला जाए, नेक्स्ट पार्ट देखा जाए। यहां हीट ऑफ कंबशन मुझे कंपेयर करना है। ठीक है, यहां हीट ऑफ कंबशन अगर मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे पता है ये सिस है, सिस ब्यूट 2ene, एंड दिस इज ट्रांस ब्यूट 2ene। ठीक है,
ये वाला ट्रांस ब्यूटूइन स्टेबल है और सिस ब्यूटूइन अनस्टेबल है। ये स्टेबल क्यों है? ड्यू टू सिमेट्री। ठीक है, ड्यू टू सिमेट्री। तो सिमेट्री की वजह से ये स्टेबल है, और जो भी स्टेबल होगा उसका हीट ऑफ कंबशन जैसा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होता था वो कम होगा। तो जो अनस्टेबल है उसका हीट ऑफ कंबशन ज्यादा। अगर एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो दिस इज 2712 किलो जूल पर मोल एंड दिस इज 2708 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये है 2712 एंड दिस इज 2708, तकरीबन 4 किलो जूल पर मोल का दोनों के बीच में अंतर है। आगे चला जाए, यहां कंपेयर करना है मुझे। ये है सिस एंड दिस इज ट्रांस। ठीक है, यहां सिस और ट्रांस की बात करें तो जो सिस है उसमें ये दोनों मिथाइल ग्रुप अगल बगल हैं, दोनों अप हैं। ठीक है, और इसी वजह से यहां स्टेरिक स्ट्रेन होगा। ठीक है, स्टेरिक स्ट्रेन। 4 साइड की रिंग तो दोनों में कॉमन है। यहां ये दोनों CH3 जो है वो एक दूसरे से दूर हैं, तो ये बल्कि CH3 ग्रुप एक से दूसरे से दूर, यानी यहां स्टेरिक स्ट्रेन कंपैरेटिवली कम होगा। यहां स्टेरिक स्ट्रेन है, इसको मैं कहूं अनस्टेबल। ये है अनस्टेबल और ये वाला क्या है? स्टेबल। ठीक है, अगेन जो अनस्टेबल होगा उसका हीट ऑफ कंबशन ज्यादा। सो दिस विल बी द ऑब्जर्व्ड ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखा जाए तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमको कह रहा है कैलकुलेट रिंग स्ट्रेन फ्रॉम द गिवन डेटा। तो मुझे कुछ डेटा दिया हुआ है और इसके बेसिस पे मुझसे रिंग स्ट्रेन कैलकुलेट कराना चाह रहा है। ठीक है, डेटा सारा का सारा किलो कैलोरी पर मोल में दिया है, हम इसी यूनिट में रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज समझा जाए कि ये देखिए, ये है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन जो होता है इसमें कोई रिंग स्ट्रेन नहीं होता है। ठीक है, तो अगर रिंग स्ट्रेन मुझसे कोई कहे साइक्लोहेक्सेन का तो मैं कहूंगा 0। ठीक है, नो रिंग स्ट्रेन। क्यों कोई रिंग स्ट्रेन यहां नहीं होता? ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन में आपको पता है कि ये चेयर कॉन्फॉर्मेशन में चला जाएगा। चेयर कॉन्फॉर्मर में जाने के बाद टॉर्सनल स्ट्रेन भी नहीं रहेगा, यहाँ एक्लिप्सिंग स्ट्रेन भी नहीं रहेगा, और यही वजह है कि साइक्लोहेक्सेन में स्ट्रेन हो जाएगा 0, और ये 0 होगा। इसी डेटा का मुझे इस्तेमाल करना है। तो यहाँ हीट ऑफ कंबशन मुझे दिया है किलो कैलोरी पर मोल में 882। अगर मैं हीट ऑफ कंबशन पर CH2 निकालूं तो क्या मुझे ये कहना चाहिए कि दिस विल बी 882/6। ठीक है, और ये वैल्यू अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो दिस इज 882 divided by 6, this comes out to be 147। ठीक है, अब देखा जाए कि बाकी जो रिंग्स हैं क्या उसमें भी हीट ऑफ कंबशन पर CH2 147 आ रहा है, या उससे ज्यादा या उससे कम आ रहा है? कम तो नहीं आएगा, क्योंकि बाकी सभी में कुछ ना कुछ स्ट्रेन होगा, चाहे वो 7 साइड का साइकिल हो, 5 का, 4 का या 3 का। ठीक है, तो हीट ऑफ कंबशन पर CH2 बाकी सब में 147 से ज्यादा आएगा। ठीक है, तो पर CH2 मुझे पता होगा, और मैं रिंग में कितने टोटल साइड है, कितने CH2 है, उससे मल्टीप्लाई कर दूं तो वही रिंग स्ट्रेन की वैल्यू हो। तो 147 से जो जितना ज्यादा दिखेगा, फॉर एग्जांपल अगर ये 147 है, लेट्स से ये वैल्यू 200 आ गई, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लूं मैं। पर CH2 डिफरेंस मुझे पता चल गया, और यहां मुझे पता होगा कि रिंग में कितने CH2 है, उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे रिंग स्ट्रेन पूरा मिल जाएगा। तो मुझे यही कैलकुलेशन करना है, जल्दी से इसको किया जाए। तो दिस विल बी 468.7 डिवाइडेड बाई 3, दिस विल बी 614.3 डिवाइडेड बाई 4, this will be 741.5 divided by 5, and this will be 1035.4 divided by 7। तो ये सारी वैल्यूज अब हम लोग कैलकुलेट कर लिया जाए। हीट ऑफ कंबशन पर CH2 सबका निकाल के लिख लिया जाए। तो नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं हम। दिस इज 468.7 divided by 3 and this comes out to be 156.23। ठीक है, अगला कैलकुलेट किया जाए। दिस इज 614.3 डिवाइडेड बाई 4, ये वैल्यू आएगी आपकी 153.57। ठीक है,
अगला 741.5 डिवाइडेड बाई 5, तो ये वैल्यू आ गई कितनी 148.3, ठीक है। और ये लास्ट 1035.4 divided by 7 and this value comes out to be 147.94, ठीक है, सॉरी 91 है, ठीक है। अब हम लोग रिंग स्ट्रेन निकालने की बात करें तो यहां क्या होगा 156 माइनस 147, ठीक है। तो दिस वैल्यू इज 9.23। यहां इसमें से 147 घटा दे, ये 147 कौन सी वैल्यू है, ये वाली, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन वाली, ये वैल्यू सब में से घटा रहे हैं। सो दिस विल कम आउट टू बी 6.57, ठीक है। दिस वैल्यू इज 147 घटा दें, ठीक है, माइनस 147, तो ये हो जाएगा 1.3। यहां तो आपको 0 मिलना ही है, 147 में से 147 घटाएंगे तो यहां 147 माइनस कर दें तो दिस विल बी 0.91, ठीक है। अब मुझे रिंग स्ट्रेन अगर चाहिए तो ये तो वैल्यू पर CH2 है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रिंग के साइज से। तो यहाँ 3 साइड का रिंग है, 4 साइड का रिंग है, 5 साइड का रिंग है और यहाँ 7 साइड का रिंग है, इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है, और ये वैल्यूज निकाला जाए तो ये वैल्यू होगा 9.23 इंटू 3, दिस कम्स आउट टू बी 27.69 या 27.7 लिख दूं मैं। नेक्स्ट वैल्यू देखा जाए, ठीक है, तो ये है 6.57 इंटू 4, सो दिस इज 26.28। यहां 1.3 इंटू 5, सो दिस वैल्यू इज 6.5 और ये वैल्यू देखा जाए तो दिस इज 0.91 इंटू 7 और ये वैल्यू आ गया 6.37, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि इस डेटा के बेसिस पे हम क्या इन्फरेंस निकाल सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि साइक्लोप्रोपेन जो है ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, सबसे ज्यादा ये अनस्टेबल है या सबसे ज्यादा इसका पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि इसमें रिंग स्ट्रेन सबसे ज्यादा है। तो रिंग स्ट्रेन की बात कहें, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें या स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा कौन है, सबसे ज्यादा है साइक्लोप्रोपेन 3 साइड का रिंग, क्योंकि इसमें जो आपको रिंग स्ट्रेन दिखाई दे रहा है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आई 27। इसके बाद आपको दिखाई देगा साइक्लोब्यूटेन 4 साइड का रिंग, उसके बाद आपको दिखाई देगा 5 साइड का रिंग, और ये जो 5 साइड का रिंग है 6.5 वैल्यू है, और जो 7 साइड का रिंग है, ठीक है, इन दोनों का स्टेबिलिटी तकरीबन बराबर है, ठीक है। तो ये इसको अप्रोक्सीमेटली हम इक्वल कहें, ठीक है, 7 साइड के रिंग के साथ। और सबसे कम अनस्टेबल है या सबसे ज्यादा स्टेबल है 6 साइड का रिंग, क्योंकि यहां रिंग स्ट्रेन कितना था 0, इसी की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी मिनिमम है। और रिंग स्ट्रेन यहां कितना होगा, रिंग स्ट्रेन है यहां 0, ठीक है। तो हमने कैलकुलेशन के थ्रू इस बात को शो कर दिया, यही क्वेश्चन हमसे चाहता था। विथ दिस वी एंड फॉर टुडे, थैंक यू।